हेलो स्टूडेंट्स, सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और सभी को राधे राधे। तो आज हम अपना आखिरी लेक्चर पढ़ने वाले हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। देखो भाई, आज मैं ना कुछ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि पहला चैप्टर जो है ना उसका पहला वीडियो तो गायब हो गया था, उसका मैंने फिर से रिकॉर्ड कर लिया है। पर उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक करा दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है और वहाँ से वो पार्ट कट हो गया। फिर मैंने वहाँ सीधे उसको कोलोइडल सॉल्यूशन से करवाना शुरू कर दिया है। पर मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है, उसको देख लेना। पर वो मैं करूँगा एज ए संडे या फिर एक्स्ट्रा टाइम पर, और आपको कंबाइन मिलेगी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर की, ठीक है। कुछ काम की वजह से अभी नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको मालूम ही है चलता रहता है असाइनमेंट का काम, तो नहीं हो पाया। पर उसकी मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करिए, बस पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। हाउ कैन वी सेपरेट CuSO4 फ्रॉम एन इम्प्योर सॉल्यूशन। यानी क्या कह रहा है कि हमने कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सॉल्यूशन है, हम उसे कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर उसकी प्योर फॉर्म हम कैसे ला सकते हैं। तो इसका पहले तो आंसर लिख देता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस होगा इसमें क्रिस्टलाइजेशन, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी, ठीक है, अपने आप, या फिर मैं देख लेता हूँ, गलत नहीं लिखवाऊँगा भाई। क्रिस्टलाइजेशन सही है, क्रिस्टलाइजेशन। देखो अब क्रिस्टलाइजेशन को, प्रोसेस को पूरे एक तरीके से अच्छे से समझते हैं। क्या होता है, CuSO4 है मेरा, वो मेरे को मिला है आपकी सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं। अब मुझसे क्या बोल रहा है फाइनल कि मुझे सेपरेट करना है और मेरे को प्योर फॉर्म चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले एक बात समझते हैं। आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, पहले चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश यानी वही एक छोटा सा आपका ये, अगर मैं बोलना चाहता हूँ कटोरी सी ली, उसमें आपका ये डाला CuSO4। उसमें क्या करेंगे फिर, अगर आपको ऊपर से इम्प्योरिटीज़ दिख रही हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर बड़े बड़े आपके कंकड़ पत्थर कुछ भी दिखेगा, उसको सेपरेट आउट कर लो, वो आराम से निकल जाएंगे अपने आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि आपका जो ये मेन आपने सॉल्ट लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, उसको आपका जो पाउडर आपने अभी निकाला आफ्टर कंकड़ पत्थर निकालने के बाद, उसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी डाला तो क्या होगा, आप उसको थोड़ा सा घुमाओ तो एक सॉल्यूशन टाइप का हो जाएगा वो, मतलब एक तरीके से आपका बन गया। मैंने पहले लिया था इधर कॉपर सल्फेट, इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल ली। इसके बाद मैंने इसको, जैसे ये कॉपर सल्फेट था, इसमें थोड़े बड़े बड़े पत्थर थे, वो मैंने निकाल दिए, इसमें कॉपर सल्फेट रह गया। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, वाटर कर दिया मैंने, वाटर डाल देंगे। पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये। वाटर डालने के बाद क्या किया मैंने, फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर से सॉल्यूशन में पास कराया, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो सेपरेट आउट हो गई और मेरे को अब आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल चुका है। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद मैं इसको हीट करूँगा, यानी इसमें क्या लगाऊँगा मैं, इसके बाद मैं करूँगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होगा, इवेपोरेशन, यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस क्या है आपका, ये ऐड वाटर, ठीक है, पास बाय फिल्टर पेपर, और ये क्या था आपका, इम्प्योरिटीज़ आउट। इसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन से क्या होगा, जितना भी इसमें आपकी गंदगी होगी वो इवेपोरेट आउट हो जाएगी, वाटर के साथ निकल जाएगी बाहर। उसके बाद क्या करेंगे, ये हॉट रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये हॉट मिला, हमें हॉट टेम्परेचर बढ़ गया होगा इवेपोरेशन के बाद, तो इसे हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल करने के बाद आप देखना, कूल करने के बाद क्या होगा, जब आप किसी भी चीज़ को वेलकम से, चाहे तो आप घर पे भी करके दे सकते हो कि अगर आप शुगर लेते हो, पानी लेते हो, बिल्कुल गर्म तरीके से आप उसको बहुत ज़्यादा आप उसको इवेपोरेशन प्रोसेस करोगे या बहुत ज़्यादा हीट करोगे और एकदम से कूल कर दोगे बाद में, तो क्या हुआ, उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद होगा, कूल करने के बाद क्या मिलेगा हमें, फाइनली हमें मिल जाएंगे
क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल, मिल जाएंगे क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4। ये क्या हो जाएगा हमारा प्योर फॉर्म। इसका मतलब हमने अब अपना फाइनल स्टेप अचीव कर लिया है, 5वां और 6वां। बस समझ गए होगे। अपनी भाषा में लिख सकते हो कैसे। फर्स्ट वी टेक कॉपर सल्फेट in powder form in china dish. After that we hand pick out some impurities. After that we add some minimum amount of water. In next step we pass the solution by filter paper. After that we get a saturated solution of a copper sulfate. After that we evaporate and cool down that solution. We get the crystals of CuSO4 in the solution, which is the purest form of the crystal solution, and hence we get the CuSO4 in the pure form, जो हमारा एम था वो हमें मिल चुका है। चलो ठीक है, अब आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे बात करें एप्लीकेशंस की और इसकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशन के बारे में लिख देते हैं भाई। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में यही लिख रहा हूँ, उधर से देख लेना। देखो क्रिस्टलाइजेशन में क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस that separates out a pure solid in the form of its crystal from a सॉल्यूशन। वही बात कह रहा है, क्या होता है इसमें, प्योर सॉलिड लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम उसको सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, और फिर उसकी क्रिस्टल्स को हम एंड में ले लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। क्यों है, वाई इट इज़ बेटर देन इवेपोरेशन। पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं अभी और उनको समझाते हैं एक-एक करके। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम like sugar gets cherried। इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं ना, तो अगर हम ज़्यादा इवेपोरेट कर देते हैं तो कभी कभी ना जो हमको क्रिस्टल्स चाहिए थे वो कुछ ज़्यादा ही फाइन पार्ट में टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर चेरिड हो जाते हैं। जैसे आपने एकदम से हीट किया और आपने सुखा दिया, चिपक गए और उसको निकालना मुश्किल हो गया, उस पर ड्राइनेस आ गई, मतलब वो क्रिस्टल नहीं रहे, वो कुछ और ही बन चुके हैं जिसको अगर आप आराम से नहीं कर सकते या आराम से नहीं पकड़ सकते। सीधी सी बात ये कह रहा है। अगर आपसे कोई पूछे इवेपोरेशन से बढ़िया क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, कभी कभी डिकम्पोजिशन हो जाता है सॉलिड का। बस आप ये लिख देना इतनी सी बात को। ये शुगर वाला जो है, ये एग्जाम्पल में लिख देना, शुगर गेट्स चेरिड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। बस लिख देता हूँ, ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अब आगे क्या बात कर रहा है, एक और पॉइंट क्या कह रहा है, सम impurities may remain dissolved in the solution after filtration. On evaporation these contaminate the solid। क्या बोल रहा है, आफ्टर evaporation and even after filtration some impurities remain। इसका मेन मतलब यही है। क्या कह रहा है,
आफ्टर इवेपोरेशन और इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, कभी कभी हम इवेपोरेशन करते हैं, कभी कभी फिल्ट्रेशन करेंगे, तो कभी कभी ना क्या होता है कि कुछ ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे वो इवेपोरेशन भी दिखा देगा, वो आपका फिल्ट्रेशन भी दिखा देगा, और क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आगे चल रहे हैं, इसको लिख लिया होगा आप सभी ने, आशा करता हूँ, और मिटा देता हूँ। सुशील पॉज करिए। तो देखो अब आगे करते हैं एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन यानी किस किस चीज़ में काम आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या कह रहा है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी। ओके, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी। यानी अगर मैं सीधे सी से पानी निकाल रहा हूँ और उसको क्रिस्टल फॉर्म में मेरे को सॉल्ट चाहिए, तो मैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करूँगा, उस पर काम आता है। और क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम सम इम्प्योर सैंपल्स। ये तो एग्जांपल बहुत सही है, ये तो आप रिलेट भी कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम्स, क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। यानी क्या बात कर रहा है, आपके घर में जो फिटकरी एलम प्रेजेंट होती है, उसके क्रिस्टल आपको क्या लगता है सीधे आपके घर तक पहुंच जाते हैं? नहीं, एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। वो इम्प्योर सॉल्यूशन, पहले इम्प्योर सॉलिड लेते हैं, उसको उसमें पूरा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लगाते हैं, उसके बाद जाके एलम फिटकरी जो आपके घर में पहुंचती है, जो दर्द वर्द में काम आ जाती है, ये उसके काम आती है, ये दर्द वर्द के काम आती है। ये कैसे पाई जाती है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से पाई जाती है। बस इतनी सी बात है, समझ ही गए होंगे आप। एक बोला आप पीछे से, भैया आजकल मज़ा नहीं आ रहा है। देख भाई, मज़ा करवाता हूँ मज़ा क्या करवाऊँ यार तेरे को, तू बता क्या चाहिए। कोई कमेंट में लिख रहा था, यार तुम बड़ा वैसे पढ़ाते हो हैं, मतलब सही से नहीं पढ़ाते हो। तो भाई मैं कहना चाहूँगा, हम ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे और ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से, वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और हम इम्प्रूव करेंगे। कभी भी हम आपके कमेंट को नेगेटिवली नहीं देखेंगे। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए इंसान का। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है ना कभी भी इंसान का, तो वो उसको कितनी भी परेशानियाँ आ जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, वो खड़ा रहता है। अगर उसका नेगेटिव माइंडसेट है कि भाई ये मैं चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, समय मेहनत करनी है। आज आपको, आप 9th में हो, आप 10th में हो, आगे चल के आप जी की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, नेगेटिव माइंडसेट रहेगा ना आपका, तो आप, मैं अभी से आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका कभी भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन सब में चाहिए डेडिकेशन, परसिस्टेंस और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट। जब तक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा कि यार आज मेरे को इतना पढ़ना था, मैं पढ़ लूँगा, भले ही शायद आप ना पढ़ पाओ, पर अगर आपका पॉजिटिव माइंड रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो शायद आप उसके एंड तक पहुँच सकते हो। ये बात होती है। तो ऐसे ही आपका जो आप कमेंट करते हो, हम कभी भी उसे नेगेटिवली नहीं लेते, बस हम ट्राई करते हैं पॉजिटिवली कि हम उधर तक आपकी आशाओं पर खरे उतरे। बस इतनी सी बात है। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत हो गई बातें, तो अब आगे चलते हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। अरे भाई ये फिर से आ गया, ये अभी तो पढ़ा था है ना, 7th क्लास में पढ़ा था क्या, याद करो 6th 7th कौन सी क्लास में पढ़ा था। हाँ ये वही है, ये फिर से आ गया है। जब आपसे पूछते थे, देखो ये चीज़ हमने दे रखी है, इसको इसमें मिक्स किया, पहले हमने कागज़ जलाया, कौन सा प्रोसेस है, हमने वैक्स ली, रबर लिया, इलास्टिक सब किया, बताओ कौन सा चेंज है। तो ये वही है, ये वही आ गया, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है इस बार, पर वही है, आसान है, फिर से एक बार पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो पहले करते हैं बात फिजिकल प्रोसेस की।
फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या मतलब है? फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको आपकी का एग्जांपल देता हूँ। आप अभी बच्चे हो, आप में से कुछ बच्चे होंगे एक्सरसाइज करते होंगे, हैं एक्सरसाइज करते होंगे। तो अगर देखो एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो बाहर से एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपना शेप चेंज किया, एक्सरसाइज करी होगी तो बॉडी बड़ी बनी होगी, या फिर नहीं करी होगी तो पेट बढ़ा होगा, दोनों में से कोई भी चीज़ होगी। पर आपका जो दिमाग है वो तो वही रहा। मतलब असल में कहूँ तो दिमाग का आपने पढ़ाई वढ़ाई करी सही है रहेगा, पर आपका दिल, हार्ट, लंग्स सब तो वही थे ना। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपने अपना फिजिकल एक्सपीरियंस चेंज कर दिया। ऐसी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट में, वो उनका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? आपका स्मेल आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शेप आता है, साइज आता है, ये सब आप पढ़ चुके पहले चैप्टर में। तो ये सब फिजिकल चेंज की ही बारे में है कि किसी भी चीज़ का जैसे मैं बात करता हूँ पानी को आइस में बदल दिया, आइस से वेपर में बदल दिया, पर वो पानी रहेगा ना। ये मैं उससे ऐसे तो नहीं कहूँगा कि देखो ये अभी पानी था, ये आइस है, और ये पर ये देखो, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपको थोड़ा ना अच्छे से समझाता हूँ। रुक जाओ, पानी का एग्जांपल दूंगा पर और अच्छे से देता हूँ। देखो ये पानी था, पानी की ड्रॉप थी, इसको मैंने आइस में कन्वर्ट कर दिया, फिर बाद में इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, वेपर में। तो देखो पहले ये ड्रॉप थी, ये ड्रॉप किस में थी? इसका सर्कल शेप हुआ है, आप ये समझ लो रफली। फिर क्या बन गया? ये बन गया क्यूब शेप बन गया। उसके बाद क्या शेप बन गया इसका? स्मॉल स्फेयर टाइप बन गया ना, स्फेयर। तो एक तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है, कह सकते नहीं कह सकते? फिजिकली ये चेंज हो रहा है, यानी इसकी साइज और इसकी बाउंड्रीज सब चेंज हो रही है। पर एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका जो H2 है ना, H2 जो जिससे इसका जो मेन कंपोजिशन है वो चेंज हुआ क्या? बताओ, वो चेंज हुआ नहीं। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज यानी जो आप देख रहे हो, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, अब फिजिकल चेंज के बारे में ना थोड़े से अच्छे से लिख देते हैं। एनालॉजी समझ ही गए होंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज। यानी अगर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, वो क्या होती है? आपकी फिजिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज, these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Example, water to ice. ठीक है, सही बात कही है कि नहीं कही है मैंने? बताओ, आप खुद बताओ। और इसके अंदर जो इसकी बाउंड्रीज, पैरामीटर जो होते हैं, पैरामीटर्स वो क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं शेप, कलर, हार्डनेस और एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको जो अभी डेफिनेशन एग्जांपल से समझाया था वो वही बात कह रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, यानी मैंने शेप्स चेंज किया है, अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज किया है। दीज चेंजेस अगर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन। पर जो मेरा पानी था, जो मेरा H2O था, वो बदला गया। उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट थी, पार्टिकल प्रेजेंट थे, वो बदले गया। पार्टिकल्स तो वही रहे। चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर, सही बात है, ऑफ द सब्सटेंस। और एग्जांपल लिख दिया वाटर टू आइस। पैरामीटर का क्या मतलब होता है? पैरामीटर यानी आप किस मापदंड से उस चीज़ को नापते हो, यानी आपने क्या ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि आप इससे कह सकते हो कि हाँ ये फिजिकल चेंज हुआ
तो कैसे बताओगे आप? शेप से बता सकते हो कि अभी ये इस फॉर्म में था, बाद में इस शेप में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ सभी को। अब आगे चलते हैं। आगे बात आ रही है केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, अगर वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो रही है तो सीधी सी बात क्या मैं यही कह सकता हूँ कि वो केमिकल रिएक्शन ही हुई एक टाइप से। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मैं बताता हूँ आपको कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में अंतर क्या है। जैसे मैंने पेपर को बर्न किया था तो ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना रिवर्स। केमिकल चेंज की बेसिक वो क्या है? प्रॉपर्टी बोलता है तो इर्रिवर्सिबल, और फिजिकल की रिवर्सिबल। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जब मैंने उसको चेंज किया, केमिकली चेंज, उसका कंपोजिशन चेंज किया, सब कुछ चेंज करने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ कि एक रिएक्शन हुई होगी आपकी, जिससे वो बर्न होकर क्या हुआ? एशेज में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है। तो बस अब इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस केमिकल चेंज, हाँ it is a process in which one substance react with another substance to undergo a chemical change in chemical composition and get a new substance. Example, burning of candle. देखो क्या कह रहा है? It is a process in which one substance react with another substance to undergo change in chemical composition and get a new substance. सीधी सी बात है। केमिकल चेंज में क्या होगा? आपका कोई भी आपने चीज़ ली है, वो सीधी सी बात है 100% किसी और चीज़ से रिएक्ट करेगी, वरना वो नया फॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ फॉर्म ही नहीं कर पाएगी जिससे क्या हो रहा है? मेरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। अब केमिकल कंपोजिशन का कहने का मतलब क्या है भैया? आप बताओ। मतलब देख भाई, मैंने पानी के एग्जांपल से देता हूँ। पानी का एग्जांपल दो, H2 लिया था तूने। अब मैं क्या करता हूँ? H2 को ना मैं क्या करूँ? H2 को मैं तेरा रिएक्ट करा देता हूँ किसी और चीज़ के साथ, X के साथ, तो कुछ और चीज़ बना देगा। आज सबने पढ़ी रखा होगा कि पानी और हवा के एक्शन से जब आयरन पर कोई भी चीज़ पड़ती है तो क्या होता है उससे? बताइए। रस्ट फॉर्म होती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग में क्या होता है आपका? सीधी सी बात है, पानी और एयर और इन तीनों का जब एक तरीके से रिएक्शन होता है तब जाके एक नई चीज़ होती है, रस्ट। तो ये वही बात है। और उसमें क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। क्यों? जब आपका आयरन लिया था, आपने पानी लिया था, एयर लिया था, जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे ना तो ये डिफरेंट कंपोजिशन में आके फॉर्म होती है, जिससे क्या बनता है? हमारी एक नई चीज़ बनती है। वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? बर्निंग ऑफ कैंडल। बस इतनी सी बात है, बहुत ईजी है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं, आपका बहुत बेसिक टर्म है जो आपको आना चाहिए, वो है एलिमेंट और कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब देखो बहुत इजी सी बात है। देखो अभी अगला जो चैप्टर आएगा ना आपका, वो एटम है।
एटम क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं ये तो मैं आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा, वरना इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बताता हूँ आपको एटम क्या है, एलिमेंट क्या, सॉरी। तो एलिमेंट बताऊँ, एलिमेंट एक सबसे छोटी यूनिट होती है, ऐसी सबसे छोटी यूनिट जिसको आप और ज़्यादा इंडिविजिबल फॉर्म में सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यानी क्या कह रहा हूँ मैं कि H2 है मेरे पास, H2 अगर मैं इसे और ज़्यादा डिवाइड कर देता हूँ ना तो ये H में टूट जाएगा, H2 में और O2 में। ये दो ऐसी फॉर्म हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और आप इसको इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे जिन्होंने आगे का पढ़ रखा है कि भैया एटम उसमें, देखिए भाई एटम की मैं अभी बात कर ही नहीं रहा, एटम की अभी कोई डेफिनेशन अभी हमको बिल्कुल मालूम ही नहीं है कि एटम क्या होता है। हमें बस ये मालूम है कि H2 था मेरा, वो बना था H2 और O2 से, और ये दो ऐसी फॉर्म है, या फिर मैं बताऊँ ये ऐसी चीज़ है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, सिंपलेस्ट फॉर्म। बस अभी इस चैप्टर में इतना ही बता रखा है। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार बढ़िया से, क्या बोला जा रहा है। डिफाइंड एज द एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें एक और टर्म जुड़ गया है, बाय केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है केमिकल रिएक्शन, यानी जो मैंने H2 लिया था अब मैं इसको तोड़ सकता हूँ केमिकल रिएक्शन से, पर जैसे H2 और O2 मिला ना मुझे, अब मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई और ज़्यादा नीचे टर्म में नहीं तोड़ पाऊँगा बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस अलग अलग मेथड से, तो आप फिर मैं आपको बताइए वो थर्ड चैप्टर में बताऊँगा अलग अलग मेथड से क्या होता है, हम इसको और छोटे भागों में तोड़ लेते हैं। पर केमिकल रिएक्शन का अगर इसमें नाम आ गया तो केमिकल रिएक्शन से आप इसको और ज़्यादा इंडिविजुअल फॉर्म में या फिर और ज़्यादा नीचे नहीं तोड़ सकते। तो लिख लेता हूँ इसकी एक बार डेफिनेशन। एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical रिएक्शन। एलिमेंट्स किस चीज़ में डिवाइड होते हैं मेरे, मेटल, मेटलॉइड्स और आपका नॉन मेटल। ठीक है, समझ ही गए होंगे। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के बारे में बताता हूँ आपको। H2 था मेरा और O2 था, दोनों को जब मैंने कंबाइन किया केमिकल रिएक्शन द्वारा तो मुझे एक चीज़ मिली। वो क्या था, आपका एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, ग्रुप बन गया, एलिमेंट का एक ग्रुप कंबाइन हुआ, फॉर्म हुआ, जिससे क्या हुआ मेरा एक चीज़ बनी। उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया मैंने, कंपाउंड नाम दिया। देख लेते हैं एक बार। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of two or more element chemically combined with one another in a fixed proportion। अब इसमें एक बात आ रही है फिक्स्ड प्रोपोर्शन। भैया फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो भाई फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इधर H2 था और इधर O2 था, बना क्या H2O। अब तो इसमें एक चीज़ देख, ये मैंने लिया 1 kg और O2 लिया मैंने 1 kg, तो H2 1 kg बनेगा क्या, दिमाग लगा। H2 1 kg, O2 1 kg। पर भैया O2 मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि इधर 1 O है इधर 2 O है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए आधा kg ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 1 kg। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, H2 जब आप 1 kg लोगे, O2 आप ½ kg लोगे, तब जाके एक H2O फॉर्म होगा। तो अगर आप
कुछ भी करते हो, आप क्या करते हो, इसको ना और आगे ले जाते हो, आप इसको और ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देते हो। आप ले लेते हो 5 kg, 5 नहीं 6 kg ले लेते हो। आप कितनी भी kg ले लो, कितना भी आगे बढ़ा लो, जो इसमें अगर आप इसमें कितनी भी kg ले लो, यानी एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप H2 भी कितना ले लो, H2 कितना ले लो और O2 कितना ले लो, पर जब आप H2O को तोड़ोगे ना, या फिर H2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट को डिवाइड करके देखोगे, तो उसका प्रोपोर्शन क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा। समझ गए होगे फिक्स्ड कैसे, मैं कितने भी kg H2 ले रहा हूँ, मैं कितने भी kg O2 ले रहा हूँ, पर जब मैंने H2 को खोला ना, जैसे मैंने 1 kg H2 को लिया था, मैंने उसकी रिसर्च करी, मैंने उसको तोड़ा, मैंने उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जब वो मेरे पास एलिमेंट में आए तो मैंने क्या देख रहा हूँ, मैं अलग अलग वेट पे मेजर कर रहा हूँ। पहले मैंने 1 kg पे मेज़र किया था, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसे मैंने अलग अलग kg पे मेज़र किया। पर मैं एक चीज़ क्या देख रहा हूँ बाद में, कि मेरे पे जो H2 और O2 आ रहा है ना, वो ऐसे फॉर्म में आ रहा है एक तरीके से कि उन दोनों को कंबाइन करके एक फिक्स्ड अमाउंट में H2 का ही वेट आ जा रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, बस सिंपल सी बात है। कोई सा भी अगर आप कंपाउंड लेते हो, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से बनकर आपको मिलता है। अब देखो, अब यहाँ तक लिख लिया होगा सभी ने, आशा करता हूँ। चलो अब मिटा देते हैं इसे। अब आगे चल रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो तीनों को समझा देते हैं एक टेबल के माध्यम से। मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए हैं साइंस में। तो वो होते हैं, एक तो डक्टाइल भी छोड़ो, आपको बिल्कुल सिंपल से बताता हूँ। वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है भैया, देखो कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, तूने उसमें, जैसे मैंने लोहा लिया, ये मार्कर लोहा समझ ले, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हो जाएगी, पार कर जाएगी। हीट पास करी, हीट पास कर जाएगी, होते हैं एक्ट एज कंडक्टर। ठीक है, वही मैं बात करता हूँ मेटलॉइड्स की। क्या होते हैं, शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कौन, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अगर तो इनकी एक रेंज देखेगा ना, ऐसे सेमीकंडक्टर होता है जो आजकल मोबाइल में बहुत यूज़ होता है, तो इनकी कुछ रेंज डिफाइंड होती है कि हम इस रेंज से इस रेंज तक का करंट या वोल्टेज पास कर देंगे, यानी कंडक्टिविटी दिखाएंगे। और इससे ज़्यादा किया या फिर इससे कम किया तो हम कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। और वहीं मैं आप बात कर रहा हूँ नॉन मेटल्स की। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, तूने हीट पास करी, तूने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तूने कुछ भी पास किया भाई, तो इसमें से पास ही नहीं हो रहा है, वो उसको रोक के रख रहा है, बोल नहीं मैं नहीं जाने दूँगा। पर इसका भी एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आपने देखा हो, किसी जो वुड होता है वो बोलते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इन सब का वो होता है, विरोधी होता है। इसमें अगर आप करंट पास करोगे, हीट पास करोगे, नहीं होगी। पर आप तूने देखा होगा जब बिजली गिरती है ना, उसकी वोल्टेज और करंट इतना हाई होता है ना कि वो उसे पूरा जला देता है। तो इंसुलेटर की भी एक रेंज होती है, पर हम जनरली क्या करते हैं, नॉन मेटल को लिख देते हैं कि एक्ट एज ए इंसुलेटर। ठीक है, अब अगली बात क्या आ रही है मेटल्स की। अगर मैं मेटल्स को लेता हूँ, मेरे पास बहुत पतली सी रॉड है, इतनी सी, मैंने इसको ठोका, पीटा और गर्म किया, क्या ये खिंच जाती है? बताना भाई, होता है ऐसा? होता है? तो बस यही होती है प्रॉपर्टी डक्टाइल। इट इज़ डक्टाइल इन नेचर। इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। और यही मैं बात करता हूँ, इट इज़ नॉन डक्टाइल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यानी चमकना, स्प्रिंकल इफेक्ट, ब्राइटनेस, ये सब शो करते हैं। गोल्ड आपने देखा होगा, गोल्ड एक मेटल है, आप उसको देखोगे, वाह क्या चमकता है, मस्त दिखता है। ठीक है, ये नहीं होते, ये लश्रस जनरली नहीं होते। ठीक है, और क्या बात कर रहे हैं, और बात कर रहा है ये कि
ये बात करते हैं। देखो यहाँ तो बता दिया था डक्टाइल क्या होता है, इसको हटा, इसको चलो लिखे रहने देते हैं। डक्टाइल कुछ नहीं होता है, आपने लोहा लिया, उसको क्या किया, एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठोक कर, पीट कर, आग लगा कर, तो वो उसको क्या कहते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। अब अगली बात आ रही है, इट दे आर लस्टर, ये भी बता दिया मैंने। अब आते हैं मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है, आपको आयरन मिला, अब आपको करना है उसकी शीट्स बनानी बड़ी बड़ी, तो वो होती है प्रॉपर्टी मेलिएबल, तो ये मेलिएबल होता है। अगली बात क्या कह रहे हैं, दे आर सोनोरस। सोनोरस कैसे, लोहा लिया आपने, लोहे को मारा लोहे के ऊपर कुछ भी जोर से, तो साउंड करता है, साउंड प्रोड्यूस, तो जो भी चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, सोनोरस। तो ये क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं सोनोरस की। भाई मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो बिल्कुल अपोजिट होगा मेटल का। इंसुलेटर कर रहा है, डक्टाइल नहीं है, नॉन लस्टरस है, नॉन मेलिएबल है और नॉन सोनोरस, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स करके शो कर रही हैं। तो मैंने इनको इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि कुछ तो कर जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको पढ़कर मज़ा आया होगा। मैं मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि थोड़ा चैप्टर हार्ड है और थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो ट्राई करिएगा, फिर से समझने की ट्राई करिएगा, एक और बार पढ़िएगा। मेनली इसके देखो मैं आपको बता दूँ मेन पार्ट क्या होते हैं। एक तो कंसंट्रेशन वाले से क्वेश्चन पक्का आता है, दूसरा आपका जो कॉलर्ड सस्पेंशन, इनकी आपसे पूछ ली जाती है ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जो सेपरेशन वाले प्रोसेसेस है ना, वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको आने चाहिए। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टडिंग विद मी। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं और आपसे बढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर। तो सी यू, टाटा, गुड बाय, लव यू ऑल एंड राधे राधे।